इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी जो अगस्त के लास्ट वीक में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था राइट टू प्रिवेसी के बारे में कि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस इंटरेक्शन के दौरान। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट्स जो है enshrined in Constitution of India, what are they? What are the constitutional rights that are enshrined in Constitution of India? They are the parts which are very essential to any democratic country. That's why fundamental rights are called Magna Carta of India, that is derived from or adopted from the Constitution of USA, that is Bill of Rights, from the Bill of Rights of USA से इसको डिराइव किया गया है, वहाँ का बिल ऑफ राइट्स से, और इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा का लिटरल मीनिंग जो होता है वो आपका फंडामेंटल फ्रीडम जो होता है वो मैग्ना कार्टा को बोला जाता है। उसका शाब्दिक अर्थ ये है फ्रीडम और अपना फंडामेंटल राइट, इसका लिटरल मीनिंग यही है मैग्ना कार्टा का मीन्स। तो बिल ऑफ राइट्स यूएसए से इसको डिराइव किया गया है। तो अभी जो रिसेंट के लास्ट के महीने में अगस्त के लास्ट वीक में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था राइट टू प्रिवेसी के बारे में, वो था कि राइट टू प्रिवेसी अब फंडामेंटल राइट है, जिसको हेड किया था जस्टिस JS खेयर ने, और 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो रिसेंट डिक्लेरेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जो रिसेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट एज ए फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रिवेसी को इंक्लूड करने का, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ही विवादास्पद रहा है। क्या कारण है, तो इसको हम लोग एकदम विस्तार से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। ऐसे तो NCERT की बुक्स के पहले ही पन्नों में दिया रहता है फंडामेंटल राइट्स। अधिकतर क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट्स को इंक्लूड करने का कोशिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो हम पहले ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी है जो आर्टिकल 14 से 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम है जो 19 से 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी फैक्ट्री में चिल्ड्रेन का, वो आपका एक्सप्लॉयटेशन में आता है, जो आर्टिकल 23 से 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल के अंडर ये आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 में आता है ये। और फाइनली आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है। विदाउट आर्टिकल 32 ये फंडामेंटल राइट एक तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर समय इसका डिप्रीवेशन जब भी होगा, इसका जब भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आगे के लेसन्स में हम बात करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटीड किए गए हैं और प्रोटेक्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसका गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ भी इसमें एक्सप्लॉयटेशन या अगर होता है या कुछ भी लॉ बनता है तो इसी के अकॉर्डिंग बनता है। और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब किसी भी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। तो राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल
फंडामेंटली उसको डिक्लेयर किया गया है कि अब राइट है, वो एक तरह से अधिकार, मूल अधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं वो है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू प्रिवेसी डिक्लेयर कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, तो ये अब जस्टिसिएबल पार्ट है। मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी ने वायोलेट किया है। वायोलेट मीन्स उसका हनन, मीन्स उसको कैंसल किसी ने किया, किसी ने उसको हनन करने की कोशिश किया, मीन्स उसका ध्यान नहीं दिया है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आप उसको ध्यान नहीं दिया है किसी ने, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हैं इस केस में। तो इन केस ऑफ दिस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स बोथ हैव jurisdiction in this regard that are under Article 226 for High Court and Article 32 in the case of Supreme Court. Okay. तो ये चीज़ है कि ये रिट जुरिडिक्शन जो दोनों ही कोर्ट को दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वाइडर ये जिसका एरिया है वो हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, ये सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, लेकिन इस केस में पहले हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और हाई कोर्ट के जो डिसीजन या उसके रिजल्ट से आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या प्रमोट करता है, राइट टू फंडामेंटल राइट जो है क्या प्रमोट करता है। ये आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है, इसका यही टारगेट है। और प्रिवेंट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट टायरेनी तरह से लॉ को नहीं चला सकता किसी भी कंट्री में। उसी तरह इंडिया में भी ये राइट टू फंडामेंटल राइट जो है वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो। तो इसलिए आर्टिकल 12 के अंदर ये डिफाइन किया गया है स्टेट। टर्म जो स्टेट है वो डिफाइन करता है कि जितने भी लॉ बनेंगे वो कंट्री के फेवर में होंगे, सिटीजन के फेवर में होंगे जो उस कंट्री में रिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब स्टेट का डेफिनेशन में क्या क्या आता है। स्टेट के डेफिनेशन में गवर्नमेंट पार्लियामेंट, उसका लेजिस्लेशन जो भी वो बनाएगा नया, और स्टेट लेजिस्लेटरी जो भी है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। और जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं उनको भी अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आता है, आर्टिकल 12 के अंडर आता है, ठीक है। तो स्टेट का जो इसमें पार्ट है वो वाइडर है। स्टेट का बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है जो इसमें तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो आगे लेसन में हम देखेंगे। तो ये है कि वायलेट नहीं कर सकता कुछ भी स्टेट के केस में, गवर्नमेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर आपका पार्लियामेंट हो, आपका लॉ को वायलेट नहीं कर सकता, वो आपका लॉ को छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर लॉ कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है इन द रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसके अगेंस्ट है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मीन्स वो लागू ही नहीं होगा। अगर किसी भी गवर्नमेंट ने या गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया या कुछ रूल पास किया, लॉ पास किया, तो वो उस पर पास नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 13 के अंडर में इसको डिक्लेयर किया गया है, अंडर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बोलता है आर्टिकल 13 जो है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट हो और डेरोगेशन करे किसी भी फंडामेंटल राइट का, शैल बी वॉइड, मीन्स वो कुछ भी उसका मतलब नहीं, वो जीरो है, मतलब वो लॉ मान्य नहीं होगा। और ये प्रोवाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीन्स
सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इन द केस ऑफ वायलेशन और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और इफ एनी लॉ दैट इज नॉट अकॉर्डिंग विद द consistency of fundamental rights are unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the fundamental rights, okay। तो अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंट डिसीजन दिया था अगस्त के लास्ट के वीक में कि अब राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है। तो बहुत लोगों ने बोला कि जो आधार है वो भी तो हमारा पर्सनल डेटा लेता है, बायोमेट्रिक्स लेता है, आपके हाथ के फिंगर स्कैन्स लेता है, रेटिना का स्कैन्स लेता है, जो किसी भी गलत यूज़ के लिए अगर यूज़ किया जाएगा तो उसमें आपको ही फंसाया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, इसी कारण ये कंट्रोवर्शियल है। तो इस कारण आधार है, जो आधार एक्ट जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसने बोला है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो ये नहीं करता, इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो अभी जजमेंट चल रहा है, ये अभी कुछ दिनों में डिसीजन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो आपका UID से रिलेट करेगा, उस पर भी वीडियो रहेगा। तो वो है। और जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट सैंक्रोसेंट, मीन्स वो सैंक्रोसेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड इट और कर्टेल इट और रिपील इट। पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो अमेंड कर सके, कर्टेल कर सके या रिपील कर सके बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट without affecting basic feature of the constitution। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका 20 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 के अंडर आता है, अगर कोई भी लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट अमेंड करेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो भी वॉइड रहेगा। इसको डिफेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इंडिया ने ऑन द ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इसको डिफेंड करता है और गारंटी देता है कि आपका एक भी फंडामेंटल जो राइट है वायलेट नहीं होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा आगे के चैप्टरों में, जो प्लेलिस्ट में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका आधार वाला पार्ट हो गया। और जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे PDS हो गया आपका, फिर लिंकिंग ऑफ मोबाइल विद आधार, बैंकिंग अकाउंट विद आधार, तो ये सब क्या है कि अब ये बोला जा रहा है कि ये इनडायरेक्टली राइट टू प्राइवेसी को रिपील कर रहा है। वो बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका जजमेंट अभी तक नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो हम देखेंगे कि किस तरह ये उसके अकॉर्डिंग है कि इसके अगेंस्ट है अंडर आर्टिकल 21 मीन्स राइट टू प्राइवेसी। तो MG नरेगा भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंडर आता है। PDS भी आता है, PDS में भी बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। तो ये उसका क्लियर नहीं किया गया है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था शर्मा एंड सतीश चंद्रा केस में दिल्ली का 1954 में कि फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट डिक्लेरेशन हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 21 के अंडर ये फंडामेंटल राइट है। और सबसे फेमस जो केस था खड़क सिंह केस वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश का था, 1962 का जो था, वो भी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। और ओरिजिनली जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल हमारा संविधान था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जिसको मैंने नहीं बताया, तो इसको भी डिस्कस कर लेते। क्या है ये? राइट टू प्रॉपर्टी था, जो 7 फंडामेंटल राइट्स इनिशियली थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब
6 है, मैंने वो तो बता दिया। वो 7th जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, अब उसको लीगल बना दिया गया है आर्टिकल अंडर 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट था पहले, लेकिन अब ये अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में है। और फंडामेंटल राइट को किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट ये है, आपका क्या, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहा है, आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंप्यूटर में आप प्रोग्राम रन करते हो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, उसी तरह। तो इसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखा, उसमें गवर्नमेंट भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 13 में देखा कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कानून ला ही नहीं सकता है जो फंडामेंटल राइट को डिप्रीव करे या डेरोगेट करे। तो आर्टिकल 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 32 का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये किसी भी सिटीजन का राइट को हनन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकते हो, अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकते हो। BR अम्बेडकर ने बोला था एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एन नलिटी। नलिटी मीन्स वो नल रहेगा। और BR अम्बेडकर ने इसे फंडामेंटल राइट्स को वेरी सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, और इट एंड द हार्ट ऑफ इट, मतलब इसका हार्ट है। तो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट इसको डिफेंड करता, गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कोर्स कंप्लीट, ये फंडामेंटल राइट का एक बेसिक ओवरव्यू है जो आपको जानने में मदद करेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।